हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो जीडीसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन है 15 मार्च को। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ठीक है, तो जो परंपरागत हमारी जो जजमानी व्यवस्था थी, जिसका अध्ययन विलियम वाइजन ने किया था करीमपुर गांव का अध्ययन करके, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने ये जो कमीन शब्द का प्रयोग किया जाता था जजमानी व्यवस्था में, तो वो किसके लिए किया जाता था ये हमें बताना है। तो उच्च जाति के लिए, प्रभावी जाति के लिए, सेवादार जाति के लिए या मध्यम जाति के लिए। तो फ्रेंड्स ये सेवादार जाति के लिए किया जाता था, ठीक है, सेवादार जाति। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको कि जो भारतीय ग्रामीण समाज था उसमें ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम हुआ था उसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक ऐसी अवांछित स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो क्या उत्पन्न हुई थी? विकृषीकरण के साथ में आत्महत्या, कृषकों की समृद्धि या कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये नेट में पूछा गया था, ठीक है, तो ये बहुत ही कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें कि विकृषीकरण आत्महत्याएं हैं या सिर्फ विकृषीकरण है। तो फ्रेंड्स इसमें विकृषीकरण के साथ में जो आत्महत्याएं हुई थी वो है इसका कारण, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आयोग की जो है आंसर की के अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम्य नगर की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में, और इसको ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम्य नगर की अवधारणा का प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है गॉलपिन के द्वारा। किसके द्वारा? गॉलपिन के द्वारा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ग्राम पंचायत की सदस्यता जो होती है वो न्यूनतम उसकी आयु क्या होती है। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु है वो क्या है ये बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है ये? 21 वर्ष, ठीक है, 21 ईयर्स। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष जो है वो क्या होता है? प्रबलतम होता है, ठीक है। तो जो ये संस्कृतिकरण है, ये इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें वो कौन सा ऐसा पक्ष है जो सबसे ज्यादा प्रबलतम हो, यानी सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो, ठीक है। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, प्रत्याशित सामाजिकरण और परसंस्कृति ग्रहण, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा जो प्रबल होता है वो क्या होता है? प्रत्याशित सामाजिकरण, ठीक है, प्रत्याशित सामाजिकरण, जो मर्टन की अवधारणा भी है, ठीक है। तो प्रत्याशित सामाजिकरण इसमें सर्वप्रथम प्रबलतम वह साधन होता है, ठीक है, संस्कृतिकरण के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो समाजशास्त्र में जो एक स्थानीयकरण है उसका जो संप्रत्यय वो किससे रिलेटेड है? वो है एक प्रघटना से, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स समाजशास्त्र में जो स्थानीयकरण का संप्रत्यय है वो किससे है? सॉरी, वो है एक प्रक्रिया, यानी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसेस से, यानी एक प्रक्रिया से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए डेफिनेशन है कि कृषक समाज आधा समाज है, ठीक है। तो जो कृषक समाज है वह आधा समाज है, ये किसने कहा है? ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि कृषक समाज एक आधा समाज है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है जॉर्ज फॉस्टर, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो ये होती है द्विमुखीय, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बुक दी गई है पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये यहाँ का जो अध्ययन किया था वो किसने किया था फ्रेंड्स? वो किया था हार्डीमैन ने, ठीक है, हार्डीमैन। ये दलितवादी
परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं, बी आर अम्बेडकर और डी हार्डिमैन, ठीक है। तो आप इनको लर्न करके रखिएगा जो है। तो इन्होंने गुजरात के खेड़ा गांव का अध्ययन किया हुआ था हार्डिमैन ने। तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विचारक है जिसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया, ठीक है। तो किसने किया था ये किया था ए आर देसाई जी ने, ठीक है। ए आर देसाई जी ने ये अध्ययन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन पे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डिस्कस भी करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो टेलीग्राम बना हुआ है सोशियोलॉजी संसार, वो उस पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी रिसेंट में कि ये इसका आंसर करेक्ट अभी बताइए, ठीक है। तो किसका यह विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन अभी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा ए के शरण, ठीक है। ए के शरण जी ने ये कहा था कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है। ये लोग जो है ये भारतीयकरण से संबंधित थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अभी ये जो हायर का एग्जाम हुआ था यूपीएचएससी वाला 50 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे विचारक हैं जो भारतीयकरण से संबंधित है फ्रेंड्स। तो उसमें ए के शरण हो जाते हैं, आपके ड्यूमा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा घुरिए हैं, तो ये सब हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस में पूछा गया है वो तो एकदम क्लियर होना चाहिए। नए प्रश्न बन के आ रहे हैं उनपे वो सबके लिए नए होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीजें आई हुई हैं, अब मान लीजिए कि यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है, तो एक ही शरण है, यह कई बार पूछा गया है, तो ये तो हमें आना चाहिए। अब रही बात कि भारतीयकरण से कौन संबंधित है, तो वह भी नेट वगैरह में पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है, ठीक है। तो अब अभी ये नेट 2019 वाले में एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ था एम.एन. श्रीनिवास जी का। तो फ्रेंड्स देखिए पुराने क्वेश्चन जो हमने पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वहीं से हम एग्जाम में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। यानी हमें अपने प्रीवियस ईयर पे जो जीडीसी का एग्जाम हो चुका है, जो भी 4-5 बार प्रश्न हुए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। उसके बाद में डेफिनेशन वगैरह पे हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी तक जितने पेपर जीडीसी के हुए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेशन पे पूछे गए हैं। पुस्तकों को हमें लर्न करके रखना है और जो टर्म्स जिसने यूज किया है, ठीक है, तो वो सब हमें एकदम से लर्न करके रखना है, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। बाकी नया कोई भी कुछ भी आता है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है कहीं पे, अभी एग्जामिनेशन जो जीआईसी का हुआ था बहुत टफ पेपर था, लेकिन सभी लोगों को पता है कि जो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चन किसी ने किया हो, उसकी मेरिट कितनी लो गई, लेकिन जो चीजें आती हैं हमें उतना सही करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लीजिए आप लोग और जितनी चीजें हुई हैं उनको पूरा सा एक बार देख लीजिए, इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और यह सब सिर्फ सर के गाइडेंस में इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों का थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बढ़ सके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये एक ही शरण हो गया आपका, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वोट बैंक की परिकल्पना किसने की थी, तो अभी मैंने बताया एम.एन. श्रीनिवास जी द्वारा की गई थी, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास इन्होंने रामपुरा का अध्ययन किया हुआ था, ठीक है, और वोट बैंक की इन्होंने बात की थी और संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और ये सब सारी अवधारणाएं इन्होंने दी हुई थी, प्रभु जाति, ठीक है। तो ये सब तो आई होप आपको याद ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल डेविएंस इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स। सोशल डेविएंस इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है, तो सुशील चंद्र हैं, एम जेड खान हैं या एस.पी. श्रीवास्तव जी हैं या आर आहूजा हैं, ठीक है। तो कौन से हैं फ्रेंड्स ये सोशल डेविएंस इन इंडिया, तो ये है सुशील चंद्र जी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण यानी वर्ष 1885 से 1905 किसके द्वारा चित्रित किया गया, ठीक है।
तो ये किसके द्वारा किया गया? AR देसाई के अनुसार जो राष्ट्रवाद का विकास का दूसरा चरण था 1885 से लेके 1905 तक का, ठीक है, वह किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ठीक है, तो वह फ्रेंड्स किया गया था खेतिहरों की भागीदारी से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डेवलपमेंट था जो गांधीवादी पथ का भाग नहीं था? सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष और रचनात्मक कार्य। ठीक है, तो सहकारी संघर्ष के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, इन्होंने न्यायिकता की बात की थी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, अहिंसा तो इनका मेन ही था, रचनात्मक कार्य पे फोकस करते थे। ठीक है, यानी मशीनी कार्य से ये विरोध करते थे, रचनात्मक कार्य का इन्होंने समर्थन किया हुआ था। ठीक है, और अहिंसा तो इनका मेन ही था, न्यायिकता हो गया। ठीक है, ट्रस्टीशिप जिसको कहते हैं, यानी आप ऐसा काम करिए कि आगे की जो पीढ़ी है हमारी, उसके लिए भी हम दिक्कत ना करें, यानी जो यूज करें और बचा के भी रखें। ठीक है, तो यह सब इनका मेन मोटो था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गोडार्ड के अनुसार, ठीक है, तो गोडार्ड एक महोदय थे, उनके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का सर्वप्रथम कारक है? देखिए, अपराधियों से रिलेटेड जो थ्योरी है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक दुर्बलता और नगरीकरण। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोडार्ड के अकॉर्डिंग, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का सर्वप्रथम कारक जो क्या है, वो क्या है? मानसिक दुर्बलता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखिए मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है उनके लिए, यानी वो शारीरिक रूप से इतने कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि उनका मानसिक डेवलपमेंट ही नहीं होता, वो उनकी कुछ सोचने समझने की जो इच्छा होती है वह बहुत ही शून्य होती है, वह सोच समझ नहीं पाते, और अपराध के लिए क्या होता है, यह मेन जो है फैक्ट होता है। ठीक है, तो गोडार्ड ने इसको बताया हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन जो मानसिक दुर्बलता है वह प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा युग्म है जो गलत है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो एक मिनट। हाँ, तो फ्रेंड्स इसको पूरा डिस्कस करेंगे। अपराध शास्त्र का प्ररूपवादी संप्रदाय, तो जो प्ररूपवादी संप्रदाय है, लोम्ब्रोसो दिया गया है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे देखिए कभी कभी प्रारूपवादी और कभी कभी जन्मजात अपराधी। ठीक है, तो जन्मजात अपराधी, प्ररूपवादी। ठीक है, तो ये लोम्ब्रोसो करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखिए, समाजशास्त्र का जो शास्त्रीय संप्रदाय है ये बेकारिया और बेंथम के द्वारा किया गया है, ये भी क्या है, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, और अपराध शास्त्र का जो समाजशास्त्रीय संप्रदाय है वो भी सदरलैंड। ठीक है, सदरलैंड जी ने दिया हुआ है। ठीक है, व्हाइट कलर क्राइम, ठीक है, नामक पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जो घूस वगैरह लेते हैं, जो उच्च पदों पर आसीन होते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, जो अपने पद का गलत यूज करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, तो वो अपराध का समाजशास्त्रीय इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था सदरलैंड ने। तो ये तो तीनों हो गए फ्रेंड सही, लेकिन जो ये देखिए ऑप्शन बी जो हमारा हो जा रहा है, ऑप्शन बी, यानी अपराध का भौगोलिक संप्रदाय। ठीक है, तो अपराध का ये जो भौगोलिक संप्रदाय है ये मार्क्स तथा एंजल्स का नहीं है। ठीक है, ये किसका है, जो भौगोलिक संप्रदाय है, ये फ्रेंड्स हो जाएगा अपराध का जो भौगोलिक संप्रदाय है, ये क्वेटलेट, ठीक है, इसमें आ जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रही हूँ, क्वेटलेट और ग्वेरी, क्वेटलेट और ग्वेरी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको लर्न हो गया होगा। तो ये जो अपराध का जो भौगोलिक संप्रदाय पूछा जाता है वहां पे क्वेटलेट वगैरह हो जाते हैं, यानी ये लोग भौगोलिक को मेन जो है प्रमुख कारक मानते हैं। ठीक है, अपराध के लिए। ठीक है, तो क्वेटलेट एवं ग्वेरी आते हैं, ना कि मार्क्स तथा एंजिल्स आते हैं। ठीक है, तो मार्क्स तथा एंजिल्स नहीं है, यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से किसे लोम्ब्रोसो द्वारा प्रस्तुत अपराधी वर्गीकरण में शामिल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, यह प्रश्न यूपीएचएससी 47
वाले में, हायर में, एग्जामिनेशन में या पूछा गया था। ठीक है, तो निम्नांकित में से कौन सा ऐसा अपराधी है जिसका वर्गीकरण लोम्ब्रोसो ने अपनी थ्योरी में नहीं किया था अपराध शास्त्र में? विक्षिप्त अपराधी, पेशेवर अपराधी, जन्मजात अपराधी या आकस्मिक अपराधी? ठीक है, तो किसका इन्होंने नहीं किया था? इन्होंने फ्रेंड्स पेशेवर अपराधी का अध्ययन नहीं किया था। ठीक है, किसका? पेशेवर। और इन्होंने किसका किसका किया था? इन्होंने किया था विक्षिप्त का, ठीक है, और जन्मजात अपराधी मैंने ऊपर ही बताया, आकस्मिक अपराधी यह सब किया था, लेकिन पेशेवर इसका इन्होंने नहीं किया हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नांकित में से किसने कहा कि जो अपराधी है वह क्या है? सामाजिक मल के रूप में है। ठीक है, तो किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था सदरलैंड ने। किसने? सदरलैंड। तो आप ध्यान रखिएगा, नया प्रश्न है। किसने अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत तथा स्व का सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत तथा स्व का सिद्धांत का वर्गीकरण किया? तो GH मीड महोदय ने किया हुआ था। ठीक है, इन्होंने भूमिका ग्रहण, भूमिका पालन, ठीक है, यह सब अवधारणा भी दी हुई है। किसने कहा कि अपराध एक सामान्य घटना है? ठीक है, तो अपराध से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में, हायर में भी 5-6 क्वेश्चन आए थे अभी, और तो थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस किया गया है क्राइम वाले पार्ट पे। किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य घटना है? तो सामान्य घटना कौन मानता है? ये मानते हैं इमाइल दुर्खीम। ठीक है, इन्होंने द सुसाइड नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि अपराध क्या है? एक सामान्य घटना है। लेकिन जो देखिए, अपराध एक सामान्य घटना होती है, यानी ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं होगा। ठीक है, अपराध वगैरह होता रहता है, लेकिन इन्होंने इसे सामान्य माना। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जब कोई घटना की जो दर है वो बढ़ जाए, ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कि चोरी अगर कहीं पे 1-2 जगह हो रही है तो वो सामान्य घटना है, लेकिन अब पता चले लगातार सोसाइटी में चोरी ही हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं ये तो फिर चिंता की बात हो जाएगी ना। तो इसलिए जो है इसकी दर जो है, ठीक है, रेट, अगर वो बढ़ जाता है तो वो फिर क्या होता है? वह विघटन का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इन्होंने उसकी दर को प्रमुख रूप से माना है जिम्मेदार। लेकिन अपराध एक सामान्य घटना है, ठीक है, सुसाइड एक सामान्य घटना है, लेकिन अब पता चले सुसाइड ही हो रही है डेली, ठीक है, तो यह सब क्या होगा? तो फिर वो एक विषय वस्तु बन जाएगी। आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए, दुर्खीम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अपराध से संबंधित विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप सभी लोगों को मुझे लग रहा है कि आता भी होगा कि अपराध शास्त्र से संबंधित विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? ये किया गया है सदरलैंड के द्वारा। ठीक है, सदरलैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच गेम के रूप में परिभाषित किया जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? तो किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है डेनियल बेल। ठीक है, डेनियल बेल, इन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक भी एग्जामिनेशन में पूछी गई है, आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा के रूप में परिभाषित किया जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है। तो ये डेनियल बेल ने ये कहा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। औद्योगिक समाज में परिवार के संदर्भ में अपेक्षाकृत बड़े स्वजन समूह, जो औद्योगिक समाज है हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसमें जो फैमिली है उसमें अपेक्षाकृत जो बड़े स्वजन समूह हैं उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कृत्यों को निम्नलिखित में से किन संस्थाओं ने ले लिया है? ठीक है, तो जो वो ऐसी संस्था थी अब औद्योगिक समाज में परिवार के संदर्भ में जो बड़े स्वजन समूह थे उनके द्वारा जो निष्पादित की जाती थी भूमिकाएं, उनके जो कृत्य थे, उनकी जगह पे अब किन संस्थाओं ने ले लिया है? ठीक है, तो औपचारिक संस्थाएं, समाज में श्रम का पुनः निरूपित विभाजन, या दाम्पत्य मूलक रूप में जो है मूल परिवार ने ले लिया है। तो ये किसने लिया है फ्रेंड्स? ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये लिया है 1 और 2 दोनों, यानी जो औपचारिक संस्था थी, ठीक है, क्या हो जाएगा? औपचारिक संस्थाएं, और उसके बाद में समाज में श्रम का जो पुनः निरूपित विभाजन किया गया। ठीक है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो औपचारिक संस्थाएं आजकल बन गई हैं तमाम। देखिए बच्चों को लोग अपना बच्चों को भेज देते हैं वहाँ पे, अपना मदर्स भी वर्क कर रही हैं और उनके फादर्स भी वर्क कर रहे हैं, और बच्चे अपना दिन भर वहाँ रहते हैं और फिर शाम को वो आते हैं। ठीक है, समाज में श्रम का पुनः निरूपित विभाजन भी किया गया है, यानी महिला भी अपना वर्क कर रही है और पुरुष भी अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लागू होगा। ठीक है, तो पार्सन्स के अकॉर्डिंग बताना है कि जो औद्योगिक समाज है उसके लिए इनमें से कौन सा लागू होगा। तो तटस्थता होगी, विशिष्ट परकता होगी, या सर्वपरक उपलब्धि होगी, या सामूहिकता होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये लगता तो बहुत आसान है अभी, लेकिन जब एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है तो वहां पे तुरंत जो है दिमाग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। क्या बताया है पार्सन्स ने? पार्सन्स ने बताया कि औद्योगिक समाज में क्या लागू होता है, तटस्थता। ठीक है, यानी हम तटस्थ रहते हैं बहुत। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा इसमें, विशिष्ट परकता नहीं होगी, सर्वपरक उपलब्धि। ठीक है, तो 1 और 3 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी सब लोग अपने उपलब्धि पे फोकस करते हैं। शहर की जो लाइफ होती है वो बहुत ही स्ट्रगल वाली होती है। ठीक है, तो तटस्थता और सर्वपरक उपलब्धि। ठीक है, तो यानी फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड किस में आ जा रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। तो नहीं पे जरूर फोकस करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, देखिए इसमें दिया गया है विषमांगता, यांत्रिक सहत, गतिशीलता और दमनकारी विधियां। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी यांत्रिक सम्मति होगा। ठीक है, और चौथा क्या होगा, दमनकारी विधियां। ठीक है, ये नहीं है। बाकी विषमांगता भी है औद्योगिक समाज में, और गतिशीलता मोबिलिटी तो है ही। ठीक है, वहां पे वो तो मोबिलिटी तो मेन है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि शोध पद्धति। ठीक है, शोध पद्धति के रूप में RRA, ठीक है, त्वरित ग्राम मूल्यांकन का कब विकास हुआ। ठीक है, तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1970 के दशक में। ठीक है, तो 1970 के दशक में जो है RRA त्वरित ग्राम मूल्यांकन का डेवलपमेंट हुआ था। आप ध्यान रखिएगा। विरल्सन पद्धति, ठीक है, विरल्सन जो पद्धति थी, ये रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है, 1954 प्रयोग की जाती है। ये किस में की जाती है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाज मिति में, अंतर्वस्तु विश्लेषण में, टी परीक्षण में, या साक्षात्कार में। तो जो विरल्सन पद्धति है इसका जो प्रयोग होता है, ये होता है कंटेंट एनालिसिस, यानी अंतर्वस्तु विश्लेषण। ठीक है, तो अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से ये किया जाता है। ठीक है, जो ये क्या होता है इसमें, न्यूज़पेपर और ये सब सारी चीजें जो होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है इसमें, डायरी वगैरह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। केस अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो केस स्टडी पद्धति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, यानी जब हम केस अध्ययन करने जाते हैं, व्यक्तिक अध्ययन। ठीक है, तो जब हम व्यक्तिक अध्ययन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। यानी व्यक्तिक अध्ययन का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि अब हम किसी से मिलने जा रहे हैं और उसकी मनोदशा, यानी जो हमारा टॉपिक है, मुझे उससे अगर कुछ पूछना है कि भाई आप, जैसे मेरा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो मैं अगर किसी महिला से बात करने जा रही हूँ तो मेरा जो अप्रोच होगा वहां पे बहुत सूक्ष्मदर्शी होगा कि पता नहीं है क्या सही बता रही है या नहीं बता रही है, तो एक अप्रोच होता है हमारा। ठीक है, तो जैविक सूक्ष्मदर्शी देखिए यहाँ पे, प्रकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी, ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी, ये सब तो होता ही है। ठीक है, लेकिन जो सामाजिक यानी सोशल, ठीक है, तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो सोशल भी उसके साथ में होना चाहिए, और सूक्ष्म यानी बहुत ही हमें ध्यान से वहां पे चीजों को उससे पूछना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है, तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो सामाजिक सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, ये जो हमारा लास्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में शोध में वस्तुनिष्ठता का संबंध निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री से है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो सामाजिक विज्ञान में शोध में वस्तुनिष्ठता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता का जो संबंध है वो किस समाजशास्त्री से है। तो ये किससे है फ्रेंड्स, मैक्स वेबर। ठीक है, तो मैक्स वेबर
से रिलेटेड है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज की जो क्विज थी वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।